हेलो एवरीवन, मेरा नाम है पीटर पाकर और आप देख रहे हैं मैग्नेटन क्लासेस। आज है हमारे आरंभ सीरीज़ का लेक्चर 2, जिसमें हम करेंगे वास्तविक संख्याएं की प्रश्नावली 1.2 को सॉल्व। लास्ट लेक्चर में हमने प्रश्नावली 1.1 को कम्प्लीटली सॉल्व किए हैं। लास्ट लेक्चर की तरह आज भी हम पहले करेंगे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को रिवाइज, उसके बाद हम चलेंगे प्रश्नावली पे। आज है हमारा कॉन्सेप्ट परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या और सहअभाज्य संख्याएं। जैसा कि मैंने लास्ट लेक्चर में बताया भी था कि अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे सहअभाज्य संख्या के बारे में। सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं परिमेय संख्या के बारे में। यहाँ पे लिख देता हूँ परिमेय संख्या। लास्ट लेक्चर में मैंने परिमेय संख्या को 3 पार्ट में डिवाइड किया था। एक तो था पूर्णांक, दूसरा था शांत, दशमलव, प्रसार और तीसरा क्या था, अशांत, आवर्ती दशमलव प्रसार। अशांत, आवर्ती दशमलव प्रसार। ठीक है, आज हम इन्हें थोड़ा सा डिटेल में भी देखेंगे। जैसे पूर्णांक क्या होता है, शांत दशमलव प्रसार कैसे पता चलेगा किसका शांत दशमलव है, किसका अशांत है। ठीक है, सबसे पहले हम देख लेते हैं पूर्णांक क्या होते हैं। पूर्णांक पूर्णांक वो नंबर्स होते हैं, जैसे बीच में मैं यहाँ लिख दूँ 0। अब 0 से दाएं तरफ जितने नंबर हैं, यानी सारे धनात्मक नंबर, +1, +2, +3 ... प्लस अनंत, ये सब क्या होते हैं, पूर्णांक। लेकिन इनके साथ साथ -1, यानी बाएं तरफ जितने भी नंबर आते हैं, यानी ऋणात्मक नंबर, -2, -3 ... माइनस अनंत। 0 से दाएं तरफ जितने भी नंबर आते हैं और 0 से बाएं तरफ जितने भी नंबर आते हैं, वो सब क्या होते हैं, पूर्णांक। सबको मिला के कहते हैं पूर्णांक। फिर उसके बाद आता है हमारा अगला शांत दशमलव प्रसार। शांत दशमलव प्रसार। ठीक है, इससे पहले मुझे एक चीज़ बता देनी चाहिए कि परिमेय संख्या, वैसे तो कक्षा 9 में पढ़ के आ रहे हैं कि परिमेय संख्या वो संख्याएं होती हैं जिनको हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, जहाँ पे Q जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए और P और Q पूर्णांक हैं। ठीक है, इतनी चीज़ समझ में आ गई। परिमेय संख्या किसे कहते हैं, उस नंबर को जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके और Q जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। P और Q क्या है, पूर्णांक हैं। परिमेय संख्या को हम करते हैं 3 पार्ट में डिवाइड। एक तो करते हैं पूर्णांक में, यानी कोई सा भी पूर्णांक को हम उसे परिमेय संख्या कह सकते हैं। शांत दशमलव प्रसार और अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। पूर्णांक तो हम समझ गए किसे कहते हैं। अब है बारी शांत दशमलव प्रसार को समझने की। ये वो संख्याएं होती हैं जिन्हें P/Q के फॉर्म में, यानी P/Q के रूप में लिख सकते हैं।
इसके साथ साथ q को 2 की पावर m इंटू 5 की घात n, अगर q को हम 2 की घात m गुणे 5 की घात n की रूप में लिख सकते हैं तो वो शांत दशमलव प्रसार होगा। p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं और q को 2 की घात m गुणे 5 की घात n के रूप में लिख सकते हो। ठीक है, तो अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार क्या होगा? परिमेय संख्या तो है यानी p बाई क्यू के फॉर्म में तो लिख ही सकते हैं, लेकिन कुछ तो अलग भी होना चाहिए, यानी q को 2 की घात m गुणे 5 की घात n की घात के रूप में नहीं लिख सकते। अशांत क्या होगा? अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। ठीक है, वे संख्याएं होती हैं जिन्हें p बाई क्यू के फॉर्म में रूप में लिख सकते हैं, लेकिन q को 2 की घात m गुणे 5 की घात n के रूप में नहीं लिख सकते। ठीक है, ये चीज़ें मैं बिल्कुल शॉर्ट में बता रहा हूँ क्योंकि ये एग्ज़ाम से जस्ट पहले का वीडियो है। परिमेय संख्या कौन कौन सी होती हैं? एक तो पूर्णांक होती है, कोई सी भी पूर्णांक हो तो उसे हम परिमेय संख्या कह सकते हैं। शांत दशमलव प्रसार हमें दिख जाए तो हम उसे कह सकते हैं परिमेय संख्या। अशांत दिखे लेकिन आवर्ती हो, यानी कोई संख्या रिपीट होने लगे तो उसे हम परिमेय संख्या कह सकते हैं। पूर्णांक क्या होते हैं? माइनस अनंत से लेके प्लस अनंत तक पूर्णांक होते हैं। शांत दशमलव प्रसार p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हो और q को 2 की घात m गुणे 5 की घात n के रूप में लिख सकते हो तो शांत दशमलव प्रसार होगा। और अगर q को 2 की घात m गुणे 5 की घात n के रूप में नहीं लिख सकते हो तो अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ एक और चीज़ यही बता दे रहा हूँ कि परिमेय संख्या प्लस करने पे या फिर माइनस करने पे परिमेय संख्या यानी कोई दो नंबर जो परिमेय संख्या हों उन्हें जोड़ने या घटाने पे जो हमारा रिजल्ट आएगा वो भी परिमेय संख्या ही आएगा। ठीक है, ये सब आगे अभी यूज होगा। ठीक वैसे ही परिमेय संख्या गुणा करने पे या भाग देने पे परिमेय संख्या से ही क्या आएगा? परिमेय संख्या। ठीक है, कोई दो नंबर हो जो परिमेय संख्या हो, जैसे मान लो 6 + 6 दोनों परिमेय संख्या है, दोनों को जोड़ रहा हूँ, आंसर आया 12, 12 भी परिमेय संख्या होगा। या फिर 6 गुणे 6 कर रहा हूँ तो 6 को 36,
6 भी परिमेय संख्या, 6 भी परिमेय संख्या, 36 भी परिमेय संख्या। भाग दे रहा हूँ, आंसर आया 1, 1 भी परिमेय संख्या। ठीक है। एक चीज़ इसी के साथ ये भी लिख सकते हो कि 0 यानी 0 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, 0 एक परिमेय संख्या होता है। अब थोड़ा सा देख लेते हैं अपरिमेय संख्या के बारे में, उसके बाद सहअभाज्य और उसके बाद प्रश्नावली की तरफ चलेंगे। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या वो संख्याएं होती हैं जिन्हें p/q के फॉर्म में रूप में नहीं लिख सकते। ठीक है, ये किस टाइप की होती हैं? शांत होती हैं कि अशांत होती हैं? ये होती हैं अशांत, ये होती हैं अशांत। अशांत तो परिमेय संख्या भी होती है, लेकिन ये अशांत के साथ साथ परिमेय संख्या होती आवर्ती, ये क्या होगी? अनावर्ती। यानी ये रिपीट भी नहीं होगी। ठीक है, अनंत तक चलती चली जाएगी, रिपीट नहीं होगी। अशांत और अनावर्ती, जैसे इसके उदाहरण देख लो। अगर उदाहरण मैं बताऊं तो √2, √3, √5, √7, ये सब क्या हैं? अपरिमेय संख्याएं हैं। एक चीज़ इसी के साथ और लिख सकते हो कि रूट के अंदर यानी करड़ी के अंदर अगर कोई अभाज्य संख्या लिखा हुआ है, अभाज्य संख्या है करड़ी के अंदर, तो वो अपरिमेय संख्या ही होगी, वो परिमेय कभी नहीं हो सकती। इसी के साथ एक और चीज़ लिख देते हैं यहाँ, जैसे अगर अपरिमेय आ लिखा हूँ यानी अपरिमेय प्लस परिमेय कर रहा हूँ तो आंसर क्या आएगा? अपरिमेय। ठीक है, अगर अपरिमेय माइनस परिमेय कर रहा हूँ तो भी क्या आएगा? अपरिमेय। सेम ऐसे ही अगर अपरिमेय और गुणा परिमेय कर रहा हूँ तो क्या आ जाएगा? अपरिमेय। और अगर डिवाइड भी कर देंगे अपरिमेय भागा परिमेय तो भी आएगा अपरिमेय। ठीक है, ये भी कॉन्सेप्ट हो गया क्लियर। इसी के साथ एक प्रमेय है जो एनसीईआरटी किताब में लिखा हुआ है, शायद 1.3, कि यदि p कोई संख्या है जो a कोई संख्या है जिसके स्क्वायर को विभाजित कर रही हो, यदि p a² को विभाजित कर रही हो तो p a को भी विभाजित करेगी। ठीक है, इसे एक बार अभी समझाता हूँ उदाहरण लेके। विभाजित करेगी p कोई सभी नंबर मान लो, मैंने मान लिया p जो है 12 है और वो a को डिवाइड कर रही है। मैं दूसरे पार्ट को पहले ले रहा हूँ। अगर a को डिवाइड कर रही है तो a² को भी करना चाहिए। जैसे a² को करने पे a को कर रही है, वैसे ही a को विभाजित करने पे a² को भी विभाजित करनी चाहिए। मैंने ले लिया a कितना है? 60। विभाजित कर रही है क्या? हाँ, 5 बार
5 बार करने पे 5 से विभाजित कर देगी। अगर p यानी 12 a यानी 60 को विभाजित कर रहा है तो p a स्क्वायर को भी विभाजित करना चाहिए। चेक कर लेते हैं, p तो वही रहेगा 12, a स्क्वायर कितना हो जाएगा 60 का स्क्वायर यानी 3600। ठीक है, चेक करेंगे विभाजित कर रहा है क्या, हाँ कर देगा। अब की बार कितना आया 300, लास्ट टाइम आया था 5, तो ये चेंज हो सकता है, इसका कोई मैटर नहीं है। ठीक है, लेकिन विभाजित कर रहा है। अगर p a को विभाजित कर रहा है तो p a स्क्वायर को भी करेगा। इसी का उल्टा देख लेते हैं, अगर p a स्क्वायर को कर रहा है विभाजित तो 3600 का करड़ी में कितना होता है आंसर 60 को भी करेगा विभाजित। यही है परिमेय संख्या 1.3। ठीक है, इसे मिटा देता हूँ। ठीक है, इसी के साथ अब एक लास्ट चीज़ चेक कर लेते हैं जो कि है सह अभाज्य संख्या। ठीक है, सह अभाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती हैं किन्हीं 2-3 नंबर का अभाज्य गुणनखंड लिखने पर अगर कोई भी उभयनिष्ठ संख्या नहीं आती, यानी कोई भी कॉमन नंबर नहीं आता एक को छोड़ के, तो वो संख्याएं क्या होती हैं, अभाज्य संख्याएं। वे संख्याएं जिनका अभाज्य गुणनखंड लिखने पर एक के अतिरिक्त लिख दे रहा हूँ, यानी एक के अलावा एक के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनफल ना हो तो उन्हें सहअभाज्य कहते हैं। सहअभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, कोई 2 संख्याएं हों, जैसे मैं कुछ संख्याएं लेके उदाहरण समझा दे रहा हूँ। उदाहरण अगर मैं लूँ 7 और 11, ये दोनों मुझे मालूम है अभाज्य संख्याएं हैं, ये सिर्फ एक और ख़ुद से ही विभाजित होंगी। वैसे ही 11 एक और ख़ुद से ही विभाजित होगा। ठीक है, इन दोनों के अभाज्य गुणनखंड में केवल एक ही, यही एक ऐसा नंबर है जो दोनों में कॉमन है, यानी उभयनिष्ठ गुणनखंड एक ही है, यानी इसका HCF यानी मासा कितना आएगा, 1 आएगा। तो ऐसी संख्याओं को हम क्या कह सकते हैं, सहअभाज्य संख्या। अब ऐसा नहीं है कि केवल अभाज्य संख्याएं ही सहअभाज्य संख्याएं होती हैं, भाज्य संख्याएं भी सहअभाज्य संख्याएं हो सकती हैं। जैसे उदाहरण मैं ले लूँ 4 और 9, दोनों ही भाज्य संख्याएं हैं। 4 को मैं लिखूँगा 2 गुणे 2 और 9 को मैं लिखूँगा 3 गुणे 3। कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, यानी इनका मासा 1 आएगा। ठीक है, मासा 1 आया, कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है एक के अलावा, तो ये कैसी संख्याएं हैं, सहअभाज्य संख्याएं हैं। जबकि 4 और 9 दोनों क्या हैं, अभाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं। तो यानी सहअभाज्य संख्याएं भाज्य संख्याएं भी हो सकती हैं, अभाज्य संख्याएं तो सभी होंगी। ठीक है, इसी के साथ हमारा कॉन्सेप्ट ख़त्म होता है। अब चलते हैं प्रश्नावली।
1.2 के पहले सवाल पे। पहला सवाल है हमारा, सिद्ध करना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो अभी हम पढ़ के आ रहे हैं कि अपरिमेय संख्याओं को p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते और वो अशांत और अनावृत्ति दशमलव प्रसार के टाइप के होते हैं। इसे सॉल्व करने का सिंपल मेथड होता है कि हम एक टेक्निक है प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन, ठीक है। हिंदी में क्या कहते हैं मुझे याद नहीं आ रहा है। इसमें क्या करते हैं हमें प्रूफ करना है अपरिमेय संख्या। हम इसे परिमेय संख्या मान के सॉल्व करेंगे। हमने गलत माना है तो हमारा आंसर भी गलत आएगा। जब गलत आएगा तो यानी परिमेय संख्या तो नहीं है, और जब परिमेय संख्या नहीं है तो क्या होगा, अपरिमेय संख्या ही होगा। क्योंकि पिछले लेक्चर में मैंने रियल नंबर को 2 ही पार्ट में डिवाइड किया था, या तो वो परिमेय संख्या हो सकती है या फिर अपरिमेय। अगर परिमेय नहीं है तो क्या होगा, अपरिमेय। तो हम मान लेंगे कि माना करड़ी में 5 परिमेय संख्या है। ठीक है। अब जब हमने परिमेय संख्या इसे कह दिया तो p/q के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, यानी करड़ी में 5 को मैं p/q के फॉर्म में लिख सकता हूँ, यानी p/q के बराबर होगा, जहाँ p और q पूर्णांक हैं, ठीक है। लेकिन एक चीज़ और इसमें जोड़ेंगे, जहाँ p और q सहअभाज्य पूर्णांक हैं, ठीक है। अब समझ गए, यानी p और q के अभाज्य गुणनखंड में कोई भी उभयनिष्ठ संख्या नहीं है एक के अलावा। अब हम इसे और सॉल्व करते हैं। √5 बराबर p/q। हम क्या करते हैं, दोनों तरफ वर्ग ले लेते हैं। वर्ग लेने के बाद इस तरफ आएगा 5 और यहाँ आ जाएगा p²/q²। अब फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं q² का 5 में, कितना हो जाएगा, p² बराबर 5q², ठीक है। कितना हो गया। अब एक चीज़ समझना है यहाँ पे, p² के गुणनखंड में 5 आ रहा है, यानी p² को 5 विभाजित करेगा। अब अगर 5 p² को विभाजित कर रहा है तो 5 p को भी करेगा। अभी हम पढ़ के आ रहे हैं तुरंत। पाँच p² को विभाजित करता है, विभाजित करेगा। इसे मैं समीकरण 1 कह दे रहा हूँ। 5 p को भी विभाजित करेगा, ठीक है। p² को 5 विभाजित कर रहा है, क्योंकि p² बराबर 5q² आ गया है। अब अगर p² को विभाजित कर रहा है तो p को भी करेगा 5, ठीक है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, p को 5 के गुणनखंड के रूप में कोई नंबर c क्या है, कोई नंबर है, कोई पूर्णांक हो सकता है, ठीक है। इसे मैंने सिंप्लीफाई कर दिया p को, कि p बराबर 5 गुणे c, जहाँ c क्या है, कोई भी पूर्णांक संख्या हो सकता है, ठीक है। अब इस p बराबर 5c को हम समीकरण नंबर 1 में रख के q की वैल्यू निकालेंगे। जब समीकरण 1 में रखेंगे हम तो p² यानी 5c का स्क्वायर हो जाएगा बराबर
5 5c का स्क्वायर जब करेंगे यानी घात 2, तो 5 का हो जाएगा 25, c का हो जाएगा c², इधर है 5 और q²। 5 से 5 विभाजित हो जाएगा कितनी बार? 5 बार। ठीक है, इसे लिखेंगे q² बराबर 5c²। q² के भी गुणनखंड में 5 आ गया, यानी 5 जो है q² को भी विभाजित कर रहा है। अब अगर q² को विभाजित कर रहा है तो q को भी करेगा। इसे भी लिख देते हैं 5 q² को विभाजित करेगा, इसीलिए 5 q को भी विभाजित करेगा, को भी विभाजित करेगा। ठीक है, 5 जो है वो p को भी विभाजित कर रहा है, 5 जो है वो q को भी विभाजित कर रहा है, यानी दोनों संख्याओं में एक उभयनिष्ठ गुणनखंड मिल गया हमें 5। जबकि हमने जब परिमेय संख्या माना था तो हम p और q को सहअभाज्य संख्या मान के चले थे, यानी उनका उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल एक ही हो सकता है, उसके अलावा कोई नहीं हो सकता है। यानी गलत है जो हमने माना है, तो जब गलत है तो वो परिमेय संख्या तो है नहीं, तो फिर क्या होगी? अपरिमेय संख्या। लेकिन हम इसे थोड़ा सा लिख देते हैं कि इस पर, इसे मैं कह दे रहा हूँ समीकरण नंबर 2, इसे मैंने कहा 2 और इसे मैं कह दूंगा 3। इसे मैं कह दे रहा हूँ समीकरण नंबर 3। अब यहाँ हम लिखेंगे इस प्रकार समीकरण 2 तथा समीकरण 3 से पता चलता है कि ए और बी नहीं, पी और क्यू के उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है, कि पी और क्यू के उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है। ठीक है, जो कि हमारी कल्पना के विपरीत है, क्योंकि हमने कल्पना किया था कि p और q सहअभाज्य संख्या हैं, यानी उनमें उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल एक है, जो हमारी कल्पना के विपरीत है। ठीक है, इससे क्या सिद्ध होता है? जो हमारी कल्पना के विपरीत है कि √5 एक परिमेय संख्या है, अतः यह सिद्ध होता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये सवाल इसी टाइप से एग्ज़ाम में अगर आ गया, इसी टाइप लिखना है, पहले उसे हमें परिमेय संख्या मानना है, फिर p/q के फॉर्म में लिखना है, फिर वर्ग करना है, वर्ग करके उसे पुनर्व्यवस्थित करना है। ठीक है, फिर जैसे जैसे मैं लिखा हूँ वैसे वैसे लिखना है, तभी पूरे नंबर मिलेंगे। चलते हैं इसी के साथ
हमारा प्रश्नावली 1.2 का पहला प्रश्न हो गया। अब चलते हैं प्रश्न 2 पे। प्रश्न 2 है हमारा, ये भी कह रहा है सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। हम जानते हैं 3 एक परिमेय संख्या है, लेकिन और 2 भी एक परिमेय संख्या है, लेकिन √5 अभी हम सिद्ध करके आ रहे हैं कि अपरिमेय संख्या है, यानी परिमेय गुणे अपरिमेय क्या आएगा? अपरिमेय। परिमेय प्लस अपरिमेय क्या आएगा? अपरिमेय। हम तो जानते हैं ये अपरिमेय है, लेकिन इसे हम सिद्ध करेंगे। कैसे सिद्ध करेंगे? इसे भी हम मान लेंगे कि ये परिमेय संख्या है। माना 3 धन 2 करड़ी में 5 परिमेय संख्या है। ठीक है। अब अगर ये परिमेय संख्या है तो इसे भी p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो लिख देते हैं 3 + 2 करड़ी में 5 बराबर p/q। अब इसे हम करते हैं पुनर्व्यवस्थित। क्या करेंगे? इस 3 को इस तरफ ले आएंगे, तो ये धन है, इधर आके ऋण हो जाएगा, यानी माइनस हो जाएगा। हम यहाँ लिखेंगे 2 करड़ी में 5 बराबर p/q - 3। अब इधर 2 मल्टीप्लाई में है, ठीक है। इसे भी हम इस तरफ ले आते हैं, तो ये इधर मल्टीप्लाई में है यानी गुणा में है, तो इधर आएगा विभाजित यानी भाग में चला जाएगा। लिखेंगे हम √5, इधर आके ये 1/2 हो जाएगा और ये p/q - 3 इतना है। अब ये सवाल सॉल्व करना बहुत ही सिंपल है। सिंपली क्या करना है, देखो ये हाफ यानी 1/2 परिमेय संख्या मुझे मालूम है। p/q पूर्णांक है, यहाँ मैं लिखा नहीं हूँ, अगर कहीं लिखना भूल जाऊँ तो मान लेना खुद। p/q जहाँ p और q पूर्णांक है, ठीक है। ये तो परिमेय संख्या की डेफिनेशन ही होती है। p और q भी पूर्णांक होने की वजह से क्या है? परिमेय है। 3 भी परिमेय है क्योंकि ये पूर्णांक है, तो परिमेय माइनस परिमेय क्या होगा? परिमेय। परिमेय गुणे परिमेय क्या होगा? परिमेय। तो हम लिखेंगे चूंकि p और q पूर्णांक हैं, p और q पूर्णांक हैं, इसलिए 1/2 p/q - 3 एक परिमेय होगा, एक परिमेय संख्या होगा, ठीक है। p और q पूर्णांक हैं, इसीलिए 1/2 कोष्टक में p/q - 3 एक परिमेय संख्या होगा। अब अगर ये चीज़ परिमेय संख्या है तो ये भी परिमेय होना पड़ेगा, क्योंकि दोनों बराबर हैं, इसलिए करड़ी में 5 भी परिमेय होगा। ठीक है, लेकिन हम जानते हैं करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या होती है। लेकिन हम जानते हैं करड़ी में 5 अपरिमेय संख्या होती है। अपरिमेय संख्या होती है, ठीक है।
अब ये विरोधाभास क्यों आ रहा है कि एक तो परिमेय संख्या है, दूसरा अपरिमेय संख्या है? क्योंकि हमने गलत परिकल्पना की है यहाँ पे कि हमने 3 + 2√5 को परिमेय संख्या मान ली है, इसीलिए गलत आ रहा है हमारा। ठीक है, लिखेंगे हम ये विरोधाभास हमारी, प्योर हिंदी लिख दे रहा हूँ गलत को, त्रुटिपूर्ण परिकल्पना की वजह से आई है। अतः यह सिद्ध होता है कि कि 3-2 करणी में 5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इसी के साथ हमारा प्रश्न 2 भी सॉल्व हो गया। अब चलते हैं हम प्रश्न 3 की तरफ। ये है लास्ट सवाल जिसमें 3 पार्ट हैं, तीनों पार्ट को हम करेंगे आराम से धीरे धीरे सॉल्व। इसमें भी हमसे कह रहा है कि सिद्ध कीजिए निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। वही मेथड यूज करेंगे जो पिछले 2 सवालों में किया है। पहले हम इन्हें परिमेय संख्या मानेंगे, उसके बाद खुद को ही गलत साबित कर देंगे और ऐसे हमारा आंसर आ जाएगा कि दी हुई संख्या अपरिमेय संख्या है। क्या करेंगे पहले पार्ट को लेके? पहले पार्ट कितना है? 1/2। ठीक है, इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ हल लिख दे रहा हूँ। माना 1/2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अब अगर ये परिमेय संख्या है तो इसे हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, लिख दे रहे हैं 1/2 बराबर p/q, जहाँ p और q क्या है? p और q सहअभाज्य पूर्णांक है। ठीक है, यानी p और q के अभाज्य गुणनखंड में केवल एक ही एक ऐसी संख्या है जो दोनों में कॉमन है, इसके अलावा कोई भी संख्या कॉमन नहीं होगी। यानी तीसरे प्रश्न का पहला पार्ट कैसे सॉल्व होगा? बिल्कुल पहले प्रश्न की तरह। इसे हम क्या करेंगे? स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा, यानी वर्ग कर देंगे तो आ जाएगा 1/2 बराबर p²/q²। अब इसे हम करेंगे पुनर्व्यवस्थित, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे क्या हो जाएगा? q² बराबर 2p²। अब q² में आ रहा है 2p², यानी 2 जो है q के गुणनखंड में आ रहा है, यानी 2 जो है वो q² को विभाजित करेगा। अब अगर 2 q² को विभाजित कर रहा है तो 2 जो है वो q को भी विभाजित करेगा। लिख देते हैं इसे भी, पहले इसे लिख देंगे। यह है समीकरण संख्या 1 है। अब यहाँ लिखेंगे 2 q² को विभाजित करेगा, इसीलिए 2
क्यू को भी विभाजित करेगा। ठीक है, और इसे हम कह दे रहे हैं स्टेटमेंट यानी समीकरण 2। ठीक है, हम इसे अब क्या लिख सकते हैं, जब Q जो है Q के गुणनफल में 2 है तो हम इसे लिख सकते हैं Q बराबर 2C, जैसे हमने पहले लिखा था पहले प्रश्न में। ठीक है, अब Q बराबर जब 2C है तो इसे हम क्या करते हैं, पहले समीकरण में लिख देते हैं Q बराबर 2C। जब पहले समीकरण में लिखेंगे तो पहले समीकरण में Q स्क्वायर है तो आ जाएगा 2C का स्क्वायर बराबर 2P स्क्वायर। इसे सॉल्व करेंगे आएगा 4C स्क्वायर बराबर 2P स्क्वायर। 2 से ये विभाजित हो गया कितनी बार, 2 बार। अब कितना आएगा, 2C स्क्वायर बराबर P स्क्वायर। इसे पुनर्व्यवस्थित करता हूँ तो लिख दूंगा P स्क्वायर बराबर 2C स्क्वायर। अब P स्क्वायर के गुणनखंड में फिर आ गया 2, तो यानी 2 जो है P स्क्वायर को विभाजित करेगा। सब सेम ही चल रहा है, जो पहले प्रश्न में था वही तीसरे प्रश्न के पहले पार्ट में है। 2P स्क्वायर को विभाजित करेगा तो 2 जो है वो P को भी विभाजित करेगा। ठीक है, अब तुम अगर नोटिस कर रहे हो, जैसे पहले प्रश्न में था, पहले प्रश्न में 5 एक ऐसा गुणनखंड आ गया था जो दोनों में उभयनिष्ठ था, दोनों में कॉमन था। अब की बार कौन सा नंबर आ गया है, 2 है जो Q स्क्वायर को भी विभाजित कर रहा है, यानी 2 जो है वो Q को भी विभाजित कर रहा है और 2 जो है वो P को भी विभाजित कर रहा है, यानी उभयनिष्ठ संख्या क्या आ गई, 2। जबकि हमने क्या माना है, सह अभाज्य संख्या है, यानी सह अभाज्य पूर्णांक, यानी उभयनिष्ठ संख्या केवल एक ही हो सकती है, यानी गलत साबित हो गए हम। इसे हम कह देते हैं समीकरण संख्या 3। ठीक है, अब हम लिखेंगे सेम वही चीज़ें जो प्रश्न 1 में लिखे हैं, इस प्रकार समीकरण 2 तथा समीकरण 3 से क्या लिखा हूँ, समीकरण 2 तथा समीकरण 3 से पता चलता है कि P और Q के उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, इसमें क्या आएगा, उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 तो आएगा नहीं क्योंकि हम गलत साबित हो गए हैं। उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है। ठीक है, जबकि हमने क्या माना था कि सह अभाज्य संख्या यानी उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 आना चाहिए, हम गलत साबित हो गए। यह विरोधाभास क्यों आया है, यह विरोधाभास हमारी त्रुटिपूर्ण परिकल्पना के कारण है कि 1/2 एक परिमेय संख्या है।
परिमेय संख्या है, अतः यह सिद्ध होता है कि 1/2 कौन सी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इसी के साथ प्रश्न 3 का पार्ट 1 भी कंप्लीट हुआ, जो कि सेम टू सेम प्रश्न 1 की तरह था। ठीक है, अब प्रश्न 3 के ही पार्ट 2 को सॉल्व करेंगे, फिर पार्ट 3 को भी सॉल्व करेंगे। पार्ट 2 को सॉल्व कर लेते हैं। कितना है? 7/5। पार्ट 2 है 7/5। अब तक तो पता चल गया होगा क्या करना है। कुछ नहीं करना, डायरेक्ट लिखना है माना 7/5 परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। पहले प्रश्न से ही सारी चीज़ें रिपीट होती आ रही हैं। अब ये जो पार्ट 2 है और पार्ट 3 है, ये बिल्कुल प्रश्न 2 की तरह सॉल्व होंगे। कैसे होंगे सॉल्व? 7/5 माना परिमेय संख्या है, तो इसे हम P/Q के रूप में भी लिख सकते हैं। यहाँ हमने लिख दिया P/Q, जहाँ P और Q क्या है? सहअभाज्य पूर्णांक हैं। ठीक है, अब इसे हम क्या करेंगे? पुनर्व्यवस्थित, यानी सिंपली 7 को नीचे ले आएंगे। इधर गुणनखंड में है तो इधर भाग में आ जाएगा। इधर क्या बचेगा? करड़ी में 5 और 1/7 हो जाएगा, और ये P/Q यानी P/Q। हमें मालूम है P/Q, P और Q क्या है? पूर्णांक है, तो ये क्या होगा? परिमेय हो जाएगा। 1/7 भी परिमेय होता है, P/Q के फॉर्म में है, Q 0 के बराबर नहीं है, तो ये भी परिमेय है। परिमेय गुणे परिमेय परिमेय होता है। अब अगर ये पूरा परिमेय है तो इसे भी परिमेय होना पड़ेगा। लिख लेते हैं हम, चूंकि P और Q पूर्णांक हैं, चूंकि P और Q पूर्णांक हैं, इसलिए पूरा लिख देंगे 1/7 P/Q। परिमेय संख्या होगी। ठीक है, अब जब ये परिमेय संख्या होगी तो करड़ी में 5 भी परिमेय संख्या होगी। परिमेय संख्या होगी, जबकि हम जानते हैं करड़ी में 5 अपरिमेय संख्या होती है। पहले प्रश्न में हमने यही साबित किया है। लेकिन हम जानते हैं करड़ी में 5 अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो ये भी विरोधाभास आया कि भाई एक तो परिमेय संख्या, दूसरा अपरिमेय संख्या बराबर कैसे हो सकते हैं। तो ये विरोधाभास क्यों आया? क्योंकि हमने गलत परिकल्पना की है कि 7 करड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है। हम इसे लिख देंगे, यह विरोधाभास हमारी
त्रुटि पूर्ण परिकल्पना से आया है कि परिकल्पना से आया है कि 7 करड़ी में 5 परिमेय संख्या है। ठीक है, यानी इससे ये साबित हुआ, अतः ये सिद्ध हुआ या फिर होता है, ये सिद्ध होता है कि 7 करड़ी में 5 अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इसी के साथ हमारे प्रश्न 3 का पार्ट 2 भी कंप्लीटली सॉल्व हो गया। अब हम करते हैं लास्ट पार्ट को, जो कि आज के हमारे लेक्चर का लास्ट पार्ट होगा, थर्ड पार्ट को, जो कि है 6 प्लस करड़ी में 2। इसे भी लिख लेते हैं, 6 प्लस करड़ी में 2। ठीक है, इसे भी सेम उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले लिख देंगे माना 6 प्लस करड़ी में 2 परिमेय संख्या है। फिर इसे p बाई क्यू से p बाई क्यू के बराबर भी लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि परिमेय संख्या है, जहाँ पे p और q क्या होगी, सहअभाज्य पूर्णांक होगी। p और q सहअभाज्य पूर्णांक होंगे। ठीक है, इसे हम करेंगे पुनर्व्यवस्थित। 6 इधर धन में है, 6 इधर धन में है, इधर आएगा ऋण में हो जाएगा। मैं लिखूँगा करड़ी में 2 p बटे क्यू माइनस 6। ठीक है, अब बताओ p और q क्या है? सहअभाज्य पूर्णांक हैं। p बटे क्यू क्या होगा? परिमेय संख्या होगा। 6 तो खुद पूर्णांक है, तो 6 भी परिमेय संख्या होगा। परिमेय माइनस परिमेय क्या होगा? परिमेय संख्या। तो अगर ये परिमेय है तो ये भी परिमेय होना चाहिए। हम लिखेंगे चूंकि p और q पूर्णांक हैं, इसलिए p बटे क्यू माइनस 6 परिमेय संख्या होगी। तो फिर करड़ी में 2 भी परिमेय हो जाएगी। परिमेय संख्या होगी। ठीक है, जबकि हम जानते हैं करड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या होती है, लेकिन हम जानते हैं, क्या जानते हैं? करड़ी में 2 अपरिमेय संख्या है। करड़ी में 2 अपरिमेय संख्या है, तो यह विरोधाभास क्यों आया? क्योंकि हमने गलत परिकल्पना की है कि 6 धन करड़ी में 2 परिमेय संख्या है। हमने शुरू में भी देखा था कि परिमेय प्लस अपरिमेय क्या आएगा? अपरिमेय संख्या ही आएगा।
लिखेंगे यह विरोधाभास हमारी त्रुटिपूर्ण परिकल्पना की वजह से आया है, कि 6 धन करड़ी में 2 परिमेय संख्या है। ठीक है, इससे क्या सिद्ध होता है? अतः यह सिद्ध होता है कि 6 धन करड़ी में 2 अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इसी के साथ हमारा प्रश्नावली 1.2 भी कंप्लीटली समाप्त हुआ और प्रश्नावली 1.2 के साथ साथ हमारा चैप्टर, हमारा पाठ वास्तविक संख्याएं भी कंप्लीट हुआ। अगला पाठ हम पढ़ेंगे बहुपद। अगली वीडियो में उसका 2.1 प्रश्नावली के साथ आऊँगा। थोड़ा अगर वीडियोस पसंद आई है तो वीडियोस को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ऐसे ही मज़ेदार वीडियोस देखने के लिए। थैंक यू सो मच।